हेलो, दिस इज संगम हियर। आज हम यूपीआर मिल जेई 2019 के एग्ज़ाम का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन about its centroidal x-axis if the external dimension are 80 mm deep and 30 mm wide and internal dimension are 50 mm deep and 20 mm wide। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम जानते हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस, वो होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, अगर बी विड्थ को दर्शा रहा है और डी हमारी डेप्थ को दर्शा रहा है बीम की। तो यहाँ पे पूछा है कि हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल डायमेंशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटरनल डायमेंशन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिडक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो फाइनल हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे हमने वही किया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मैंने जनरली वैल्यू ये सब पुट कर दी है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो आ गया है वो आ गया है 1071,666.67। अब मैच करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारा 2 मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the velocity of water flowing in a circular pipe of a 1 meter wetted parameter laid at a slope of 1 in 100. Pipe is running full. Take rheosity factor of 0.01. Now अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा मैनिंग्स फार्मूला पे। मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/n इंटू एम पे पावर 2/3 और आई पे पावर 1/2। यहाँ n जो है वो हमारा दर्शा रहा है रिजोसिटी फैक्टर, m दर्शा रहा है वेटेड पेरीमीटर और i दर्शा रहा है जो स्लोप पे लेड किया गया है हमारा सर्कुलर पाइप वो उसको। तो अब हमने इसे सॉल्व करके रखा हुआ पहले से। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो पुट कर लेते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है v = 10 मीटर पर सेकंड। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा कोई आंसर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ आंसर जो है मैच कर गया, यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, ये इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। बट हमें क्वेश्चन करते समय केवल इस बात का ध्यान देना होता है कि समय उसमें कम से कम लगे और एक्यूरेसी उसकी मैक्सिमम हो। तो ये कैसे होगा, ये बस प्रैक्टिस से होगा और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to IS 1200, the deduction for opening in measurement of plastering is done for both the faces if the area of the opening is। अब हम इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग के समय हम कितने एरिया अगर ओपनिंग है तो हम डिटेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसका हम देख लेते हैं। तो पहला रूल इसका ये है कि अगर हमारी एंड ऑफ बीम, पोस्ट या फिर राफ्टर की बात आती है तो वहाँ पे हम नो डिडक्शन करते हैं। हमारा अगर ओपनिंग 0.5 स्क्वायर मीटर तक का हो तो हम डिडक्शन नहीं करते हैं। अगर ओपनिंग एक्सीड करता है 0.5 स्क्वायर मीटर लेकिन 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होता है तो हम 1 साइड डिडक्शन करते हैं। और अगर हमारी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की हो तो हम क्या करते हैं, बोथ फेस ऑफ ओपनिंग का डिडक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि द डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग इज डन फॉर द बोथ फेसेस, एरिया ऑफ ओपनिंग इज। नाउ बोथ फेसेस के लिए हमने पढ़ा था जो एरिया ऑफ ओपनिंग होगी वो होगी ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Westergaard, the equivalent radius of resisting section B is given by B is equal to where A is the radius of wheel load distribution and H is the slab thickness। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा B। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ISLC 300 whatever it is FE 410 grade is to be connected to a 10 mm thick gusset plate. If the size of the weld is 5 mm side welding, then the strength of the weld is okay। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पर मीटर जो लेंथ होती है उसमें हमारे स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास है उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड फॉर पर यूनिट लेंथ एस इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू FU अपॉन √3 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, where factor of safety have two values, one of them is 1.25 and second one is 1.5। For soft welding it is 1.25 and for side welding it is 1.5। Now we put values in this formula, then strength is equal to throat thickness is what, it is KS, generally K is 0.7 and S is given 5 mm and FU value is given also, it is 410। okay, now √3 and factor of safety 1.5।
because here given that it is site welding. Okay, now we will put the answer and we will put the value and find the answer. Answer is 552.33. Now here we check option number 1 we get this is the right answer. Now move to the next question. As per IS 456, in design of column, the cross-sectional area of longitudinal reinforcement shall not be less than nor more than of the cross-sectional area of the column. तो ये पूछ रहा है कि कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है. तो IS स्टैंडर्ड 456 में दिया गया है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0.8% होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 6% होगी. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम रोडवे विड्थ ऑन सिंगल लेन ब्रिज एज पर IRC स्टैंडर्ड. तो IRC स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रोडवे विड्थ होती है एक सिंगल लेन ब्रिज पे वो होनी चाहिए 4.25 मीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज डिस्ट्रक्शन फॉर opening in measurement of plastering is not done if the area of opening is. now हम ये पढ़ चुके हैं, हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था. अगर हमारा एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हो तो वहाँ पे हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For a flexible footing, the distribution of contact pressure is uniform in sandy soil, all of the above, clay soil और silty soil. Now हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबल फुटिंग होती है, ठीक है, उसके नीचे कोई भी सॉइल हो डजेंट मैटर, उसमें जो प्रेशर आता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है. किस केस में? अगर हमारी जो फुटिंग हो वो फ्लेक्सिबल फुटिंग होगी. ओके, लेकिन अगर हमारी फुटिंग रिजिड हुई तो क्या कंडीशन होगी? अगर हमारी फुटिंग रिजिड होगी और उसके नीचे अगर मान लीजिए कोई कोहेसिव सॉइल है जैसे कि क्ले, तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, पैराबोलाइक, और उसमें प्रेशर जो होगा वो बाहर की तरफ ज़्यादा आएगा और मिडिल के तरफ आते आते प्रेशर कम हो जाएगा. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं. लेकिन अगर हमारा फुटिंग रिजिड हो और उसके नीचे कोहेसन लेस सॉइल हो जैसे कि सैंड, ग्रेवली सॉइल हो, तो वहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होता है और बाहर की तरफ प्रेशर कम आता है और मिडिल में प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है. ओके, like this. Okay, now move to the next question. Two primary settling basins are 26 meter in diameter and 21 meter in depth. If the discharge in 26,000 meter cube per day and the detention time is 2.40 hours, calculate the volume of tank. Okay, तो हम जानते हैं कि जो डिटेंशन टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिस्चार्ज. तो इस फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब वैल्यू दी हुई है हमारी यहाँ पे, अगर हम वैल्यू को पुट करें और वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने की कोशिश करें तो हम ऐसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डे में. मीटर क्यूब पर डे को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब पर आवर में, तो डे 24. ओके, तो ये हो गया हमारा 2600 मीटर क्यूब. अब ये जो वॉल्यूम है वो टोटल सिस्टम का वॉल्यूम है, ये टोटल सिस्टम का वॉल्यूम है. लेकिन हमें वॉल्यूम किसका चाहिए? हमें वॉल्यूम चाहिए किसी एक टैंक का. ठीक है, तो जो एक टैंक का जो वॉल्यूम आएगा वो होगा डिवाइड बाई 2. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ये क्या कह रहा है? 2 प्राइमरी सेटलिंग बेसिन. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1300 मीटर क्यूब. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन. नाउ this is a theoretical question and coefficient of consolidation is determined by square root of time fitting method. That is option number 3 is the correct answer. Now move to the next question. For a steady ideal flow of an incompressible fluid, the total energy at any point of a fluid is constant. Refers to Bernoulli equation, momentum equation और Euler equation. Now अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं. बर्नौली इक्वेशन फॉर ये क्या कहता है? फॉर ए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल ऑफ एन इरोटेशनल फ्लूइड, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट रिमेन्स कंस्टेंट. ये बर्नौली इक्वेशन, ये बर्नौली थियरी है. ओके, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन. जो बर्नौली इक्वेशन होता है वो एनर्जी इक्वेशन भी कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन भी कहलाता है. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, यानी ये क्या है? ये एक बर्नौली इक्वेशन है. ओके, जो यूलर इक्वेशन होता है वो फोर्स इक्वेशन होता है, बर्नौली इक्वेशन जो होता है वो एनर्जी इक्वेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट एक्सीड बाई.
तो ये पूछ रहा है रिवाइज एस्टिमेट कब किया जाता है। तो रिवाइज एस्टिमेट तब किया जाता है जब हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है जो ओरिजिनल सैंक्शन वैल्यू से 5% से ज़्यादा हो जाए, तब हम रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ कर्व कनेक्टिंग ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सर्फेस ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार, आइसोक्लाइन, आइसोक्रोन, आइसोबार। तो जो कर्व होता है जिसके हर एक पॉइंट पर ग्राउंड सर्फेस के नीचे इक्वल वर्टिकल प्रेशर आए, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the type of turbine in which the direction of water flow through runner is axial? यानी पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा टर्बाइन है जिसमें वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो रनर के एक्सियल होता है। ओके, ऑप्शन है फोनियन, कैप्लान, फ्रांसिस, पेल्टन। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 फोनियन, ये क्या है? ये एक टाइप का रिएक्शन टर्बाइन है। ओके, कैप्लान टर्बाइन एक एक्सियल फ्लो टर्बाइन है। ओके, फ्रांसिस टर्बाइन भी एक रिएक्शन टर्बाइन है, एक मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। और पेल्टन टर्बाइन जो है वो एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन है। ओके, ना हमसे क्या पूछा है? एक्सियल फ्लो। ओके, ना ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर Indian Standard 456, shear reinforcement may be provided to carry a shear equal to where donation have their value, general value, which we have studied before. Okay, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि विभाग ने ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट माना है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि हम लोग आगे देखें तो मैंने यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड कोड से मैंने निकाला है आपके लिए। तो shear reinforcement shall be provided to carry a shear equal to vu minus tau c bt. Okay, and this value match this value, so the correct answer would be 1. But I don't know why UPRML has chosen option number 3, but option number 3 is wrong. Option number 1 is correct answer. Now move to the next question. As per IS 456, in design of shear reinforcement for single bar or single group of parallel bar all bent up at same cross section, the strength of shear reinforcement VUS is calculated as. Okay, तो ये VUS की वैल्यू पूछ रहा है, ये VUS का फॉर्मूला पूछ रहा है कि कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है। तो हम फिर इंडियन स्टैंडर्ड कोड की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार आर बिल्ट अप एट सेम क्रॉस सेक्शन। तो ये जो होता है वो ये फॉर्मूला हमारा सही है इसके लिए। ओके, हालांकि ये नेक्स्ट पेज पे था इसलिए मैं इसे एक ही फोटो में नहीं दिखा पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको आसानी हो सके। तो ये है VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV इंटू साइन अल्फा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।